रात का समय था। हवाएं तेज चल रही थीं और सर्दी ने पूरे गांव को जकड़ लिया था। आंगन में एक कमजोर सी औरत लकड़ियों का गट्ठर लिए खड़ी थी। उसकी साड़ी जगह जगह फटी हुई थी और हाथों में ठंड से दरारें पड़ चुकी थीं। उफ, आज तो बहुत ठंड है। काश मैं भी घर के अंदर रजाई में बैठी होती और मुझे ये सब काम न करना पड़ता। यह रूपा थी, इस घर की बहू। अंदर से ठहाकों की आवाज आ रही थी। सास, ननद और पति तीनों बैठकर गर्मागर्म खाना खा रहे थे। चूल्हे की आग उनके चेहरे पर चमक फैला रही थी, लेकिन रूपा के हिस्से में सिर्फ बाहर की ठंडी हवा और अंधेरा था। क्या कर रही है इतनी देर से बाहर? लकड़ियां लेने गई थी कि सोने? कुछ नहीं माँ जी, बस कुछ और लकड़ी उठा रही थी। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी अंदर आ और हमें खाना परोस कर दे। सास की कर्कश आवाज आई। रूपा कांपते हुए अंदर आई और लकड़ियां चूल्हे के पास रख दीं। उसकी आंखों में बेबसी थी। ननद रीना ने ताना मारा, अरे अम्मा, इसे खाना मत देना, पहले से ही इतनी मोटी हो गई है। घर में कोई काम तो करती नहीं, बस खाने बैठ जाती है। पति रमेश भी हंस पड़ा। हाँ अम्मा, वैसे भी इसे ये सब्जी पसंद नहीं है, तो शायद इसे आज खाने की जरूरत नहीं। हो सकता है आज इसका खाना खाने का मन ही न हो। फाफ, अब क्या इस घर में खाना भी इस महारानी की पसंद से बनेगा? अरे ओ लड़की, बड़े बड़े सपने देखने की आदत छोड़ दे। रूपा ने सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानती थी, अगर जवाब दिया तो थप्पड़ और तानों की बारिश शुरू हो जाएगी। जब सब खा चुके, तब सास ने बची हुई 2 सूखी रोटियां रूपा की तरफ फेंक दी। ये ले, खा ले। अरे इसमें क्या घूर रही है? क्या मायके में इससे ज्यादा मिलता था? ऐसे देख रही है जैसे वहां रोज बिरयानी खाती थी। नखरे तो देखो इसके। रूपा ने चुपचाप रोटियां उठा लीं और आंगन में जाकर बैठ गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि रोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह का टुकड़ा तोड़कर खाने लगी, लेकिन हर निवाले के साथ उसकी आंखों में नमी और बढ़ती गई। तभी रीना आई और हंसकर बोली, भाभी, आज रात को सो मत जाना। याद है ना, सुबह कुएं से पानी भी भरकर लाना है। सोचा तुम्हें याद दिला दूं, क्योंकि तुम जैसे कामचोर लोगों को तो बातें याद ही कहाँ रहती हैं। खैर, मैं तो चली सोने, तुम जाग कर अपनी जिम्मेदारी निभाना। रूपा ने कुछ नहीं कहा, वह बस चुप रही। रात को जब रूपा अपने पति के पास आई तो हिम्मत जुटाकर बोली, रमेश जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं आपकी पत्नी हूं, लेकिन इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मुझसे नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता है। मुझे खाना नहीं दिया जाता। बाहर ठंड में लकड़ियां और पानी लाने भेजा जाता है, और आप कभी मेरा साथ नहीं देते। क्या मैंने शादी इसलिए की थी? तो क्या करूं? अपनी माँ और बहन को छोड़ दूं? वो मेरा परिवार है और तुझे उनके हिसाब से ही चलना होगा। अगर तुझे इतनी ही तकलीफ है तो अपने मायके चली जा, यहां रहने की जरूरत नहीं। वैसे भी तुझे इस घर में कभी कुछ अच्छा तो लगता नहीं। रूपा की आंखों में आंसू आ गए। मायके जाने का कोई विकल्प नहीं था। वहां पहले से ही गरीबी थी और उसे यही सिखाया गया था कि एक बार ससुराल जाने के बाद लड़की का असली घर वहीं होता है। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। रूपा का चेहरा बुझा बुझा रहने लगा। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। भाभी, क्या तुमने अपने मायके में कभी ऐसा खाना खाया है? ओह, माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारे मायके वाले तो सूखी रोटी को भी तरसते हैं। उफ, मेरा तो इतना ज्यादा पेट भर गया कि अब फटने को हो रहा है। चलो, अब ये बचा हुआ खाना बाहर कुत्तों को डाल देती हूँ। अरे रूपा, तुम इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हो? खैर, ये सब छोड़ो। देखो मेरे नए गहने, मेरी सास ने मुझे दिए हैं, क्योंकि वो मुझसे कितना प्यार करती हैं। तुम्हें पता है रूपा, ये गहने बहुत महंगे हैं। वैसे तुमने कुछ क्यों नहीं पहना? क्या तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास भी गहने हैं, बस मैंने घर पर रख दिए हैं। आजकल चोरी बहुत होती है ना, तो बस इसलिए पहनकर बाहर नहीं निकलती। वैसे मेरी सास भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे तो खाना भी अपने हाथों से खिलाती है। इतनी चिंता करती हैं कि कहीं ज्यादा खाने से मेरा पेट न खराब हो जाए, इसलिए खुद ही तय कर देती हैं कि मुझे कब और कितना खाना चाहिए। अरे वाह, तुम तो सच में बहुत नसीब वाली हो,
जो तुम्हें इतनी अच्छी सास मिली। एक दिन जब वह कुएं से पानी भरकर लौट रही थी तो गांव की एक बूढ़ी महिला जमीला चाची उसके पास आई। बेटी, तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? रूपा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ लिखा था। बेटा, मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं कहोगी, लेकिन मैंने तुम्हारे घर के बाहर से आवाजें सुनी हैं। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें बहुत परेशान करते हैं और तुम बस चुपचाप सहती रहती हो। लेकिन याद रखना, ज्यादा सहनशीलता कभी कभी खुद पर जुल्म करने के बराबर होती है। बेटा, कभी मैं भी अपने ससुराल में थी, लेकिन आज वहां नहीं हूं, क्योंकि वहां भी मुझ पर बहुत जुल्म किए जाते थे। पर मैंने एक दिन हिम्मत जुटाई और खुद को उस जुल्म से अलग कर लिया। और इस फैसले पर मैं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि अब मैं एक इज्जत भरी जिंदगी जी रही हूं, किसी की गुलाम बनकर नहीं। देख बेटी, दुनिया औरत से यही उम्मीद करती है कि वह सहनशील बने, पर अगर कोई हद से ज्यादा अत्याचार करे तो चुप रहना सही नहीं होता। रूपा को पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह गलत कर रही थी, लेकिन सवाल था, क्या वह सच में अपने लिए खड़ी हो पाएगी? उस रात जब सब लोग खाना खा रहे थे और रूपा हमेशा की तरह चुपचाप बैठी थी, तभी सास ने वही किया जो हमेशा करती थी। बची हुई 2 सूखी रोटियां उसकी ओर फेंक दी। ये ले, खा ले और अपना पेट भर ले। शुक्र मना कि तेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि तुझे रोज खाना तो दे ही देते हैं, वरना तेरी जैसी बहुओं को तो कुछ घरों में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। लेकिन इस बार रूपा ने रोटी उठाने की बजाय उन्हें वहीं छोड़ दिया और शांत स्वर में बोली, अब से मैं बचा खुचा खाना नहीं खाऊंगी। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं, जिसे जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे खिला दे। अगर इस घर में मेरा सम्मान नहीं किया जा सकता, अगर मुझे इंसान नहीं समझा जाता, तो फिर मुझे भी अपने लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मैं हमेशा के लिए इस अपमान को सहने के लिए नहीं आई हूँ। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। सारा घर एकदम चौंक गया। रमेश ने गुस्से से उसे घूरा। ये तुम माँ से किस तरह बात कर रही हो? अपनी हद में रहो। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है जो यहाँ अपनी मनमानी करेगी। अगर ज्यादा बकबक की तो अभी के अभी उठाकर तुम्हें मायके फेंकाऊंगा। हाँ, यह मेरे बाप का घर नहीं है, लेकिन यह मेरा ससुराल है और इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना बाकी सबका। मैं कोई पराई नहीं हूं कि मुझे यहाँ सिर्फ काम करने और दूसरों के ताने सुनने के लिए रखा जाए। अगर इस घर में मेरी इज्जत नहीं हो सकती, अगर मुझे इंसान समझकर सम्मान नहीं दिया जा सकता, तो फिर मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगी, लेकिन अब अपमान और अन्याय सहकर इस घर में घुट घुट कर नहीं रहूंगी। देख रही हो अम्मा, कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। अच्छा ही किया जो हम इसे खाना नहीं देते थे। देखो तो जरा, यही है इसका असली रूप, बदतमीज और एहसान फरामोश कहीं की। सास और ननद आग बबूला हो गईं, लेकिन इस बार रूपा झुकी नहीं। धीरे धीरे उसने घर में अपने लिए एक नई पहचान बनानी शुरू की। वह अब घर के काम तो करती थी, लेकिन अपना आत्मसम्मान गिराकर नहीं। उसने खुद के लिए छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, ताकि किसी पर निर्भर न रहना पड़े। और सबसे बड़ी बात, उसने बोलना सीख लिया था, अपने हक के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। अरे, ये क्या देख रही हूँ? घर में पहले से सब्जी बनी रखी है, फिर ये दूसरी सब्जी क्यों बना रही हो? इतना शौक चढ़ा है नए नए पकवान बनाने का। लगता है मायके में बहुत ऐश करती थी, जहां रोज नई नई चीजें बनती थीं। लेकिन यह ससुराल है, कोई होटल नहीं, जहां तुम्हारी पसंद का हर रोज अलग खाना बने। घर के नियम सीखो, वरना यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, ये सब्जी मेरे लिए बन रही है, क्योंकि मुझे वो बासी और बची हुई सब्जी नहीं खानी। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल करता है कि मैं गरम और ताज़ा खाना खाऊं, न कि किसी के झूठे या बचा खुचा खाने पर गुजारा करूं। अगर आपको मेरे खाने से परेशानी हो रही है तो ये आपकी सोच का मामला है, लेकिन मैं अब अपने लिए सही और गलत का फैसला खुद लूंगी। जब घर के बाकी लोगों को हर दिन ताज़ा और अच्छा खाना मिलता है, तो फिर मुझसे ही हर बार समझौते की उम्मीद क्यों की जाती है? अब मैं अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख रही हूं, और चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ओ भाभी, तुम्हें शर्म नहीं आती माँ को इस तरह उल्टा जवाब देते हुए? ये तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। हमने एक बार तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर दिया, तो क्या तुम्हें लगा कि अब तुम जब चाहो, जो चाहो, बोल सकती हो? अपनी हद में रहो
वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, नहीं आती मुझे शर्म। जिस तरह तुम्हें मुझ पर जुल्म करते हुए शर्म नहीं आती, वैसे ही मुझे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ ने जैसा सवाल किया वैसा ही जवाब दिया मैंने। अब अगर किसी को मेरी बातों का बुरा लगता है तो लगे, मुझे अब परवाह नहीं। तुम माँ बेटी यूं ही बैठे बैठे ताने मारती रहो, मैं तो चली खाना खाने। ये लीजिए बहन जी, आपने जो कपड़े दिए थे मैंने उन्हें सिल दिया है और बहुत ही अच्छी सिलाई की है। हर सिलाई में मेहनत और बारीकी का ध्यान रखा है ताकि पहनने में कोई दिक्कत न हो। चाहे तो अभी पहनकर देख सकती हैं, आपको जरूर पसंद आएंगे। अरे वाह रूपा, तुम्हारा शुक्रिया। सच में लगता है तुमने बहुत ही खूबसूरती से ये सूट सिलाया है। हर सिलाई इतनी साफ और बढ़िया की है कि देखने में किसी महंगे दर्जी के काम से कम नहीं लग रहा। जब मैं इसे शादी में पहनकर जाऊंगी तो यकीनन सब मेरी तारीफ करेंगे। तुम्हारा काम वाकई कमाल का है। अरे हाँ, माफ करना, मैं तुम्हें पैसे देना तो भूल ही गई थी। आखिर ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है और मेहनत की कीमत तो मिलनी ही चाहिए। ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे, और सच कहूँ तो तुम इसके लायक हो। अब मैं चलती हूँ, शादी की तैयारियां भी करनी हैं, फिर मिलते हैं। देखो तो इस घर में अब बिजनेस भी चलने लगा। बहू जी को अब खुद कमाने का शौक चढ़ गया है। बहुत बढ़िया, कम से कम अब हमारे पैसों पर तो नहीं जिएगी। चलो अच्छा है, अब अपनी कमाई से खुद का पेट भर लेगी। हाँ भाई, अब तो हमारी बहू रानी बड़ी कमाने वाली बन गई है। अब तो इसे हमारी रसोई के खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा है, वैसे भी मुफ्तखोरी की आदत खत्म होनी चाहिए। चलो माँ, अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, ये खुद ही कमा खा लेगी। अरे जल्दी भागो, मेरे दोस्त मुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन ओह, ये क्या कर दिया मैंने? माँ का सूट फट गया। अगर माँ ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तो बहुत डांट पड़ेगी। नहीं नहीं, इससे पहले कि माँ आए मैं यहाँ से जल्दी से भाग जाता हूँ। ये देखो, मैंने ये सूट पास वाली रूपा से सिलवाया है। बताओ तो कैसा लग रहा है? सिलाई कितनी साफ और डिजाइन कितना प्यारा है ना। जब इसे शादी में पहनूंगी तो सच में चमक जाऊंगी, है ना? अरे माँ, ये सूट तो फटा हुआ है। क्या कहा, फटा हुआ है? अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देखो तो इसकी सिलाई भी उधड़ गई है। उस कर्मजली रूपा ने तो मेरे सूट का सत्यानाश ही कर दिया। इतनी उम्मीद से इसे सिलवाया था और इसने तो इसे बर्बाद ही कर दिया। नहीं, अब तो मैं अभी जाकर इसे ठीक से सबक सिखाकर आती हूँ। ओए रूपा, बाहर निकल। ये तूने मेरे सूट के साथ क्या कर दिया? पता भी है तुझे कितना महंगा था मेरा सूट? बड़ी उम्मीद से सिलवाने दी थी तुझे और तूने इसे बर्बाद कर दिया। अब बता, इसके पैसे कौन भरेगा? ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैंने आपका सूट नहीं फाड़ा। जब मैंने आपको दिया था तब वो बिल्कुल सही सलामत था। बहाने मत बना, बस मेरे पैसे वापस कर। मैंने सोच लिया है, आज के बाद तुझसे कभी कोई सूट नहीं सिलवाऊंगी। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे मोहल्ले में कह दूंगी कि कोई भी तुझसे कपड़े न सिलवाए। हाँ 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 हाँ, चली थी काम करने, लेकिन उल्टा काम ही खराब कर दिया। बड़ी आई हुनरमंद बनने, अब देखना, ना कमाई होगी ना इज्जत बचेगी। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी है। वो जो आपका सूट था ना, वो मुझसे फट गया था, लेकिन मैं डर गया था, इसलिए चुपके से वहां से भाग गया। अब सोच रहा हूं कि आपको सच बता दूं। माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। रूपा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी गलत थी। मैं बेवजह तुम पर गुस्सा कर रही थी, जबकि सच तो ये है कि वो सूट तुमने नहीं फाड़ा था, बल्कि मेरे बेटे से फट गया था। माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, और गलती इंसान से ही होती है। मुझे बस इतना अच्छा लग रहा है कि आपको सच का पता चल गया और आपने हिम्मत करके उसे स्वीकार भी किया। शुरुआत में रमेश और उसका परिवार उसे दबाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रूपा अब झुकने वाली नहीं है, तो उन्हें उसे स्वीकार करना पड़ा। आज भी रूपा उसी घर में रहती है, लेकिन अब वह कमजोर बहू नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ जीने वाली औरत है, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सहनशीलता और आत्मसम्मान में फर्क होता है। तो हमें हिम्मत से अपने हक और आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। सहनशीलता अच्छी होती है, लेकिन जब यह अत्याचार सहने की आदत बन जाए तो उसका विरोध करना ही सही रास्ता होता है।
रूपा की हिम्मत के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।